दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के अंतिम भाग को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसी विषय पर 3 वीडियो और बनाए हैं जो साहित्य ब्रिगेडियर मंच के चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपको और प्रश्नों को पढ़ने में आसानी होगी। आइए चलते हैं, प्रश्नों को हल करें। प्रश्न संख्या 1 है, कैथी नागरिकी किस भाषा से संबंधित है? कैथी नागरिकी किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, मूक ध्वनियों से, संकेतों से या मौन से? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यक्त ध्वनियों से। अगला प्रश्न है, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा या भारतीय आर्य भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हैदराबादी, हिंदुस्तानी, हिंदवी या खड़ी बोली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैदराबादी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? मैक्स मुलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, नरोत्तम दास या गार्सादा तासी? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को, लुप्त भाषा को या बोली को? विभाषा हम बोली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का व्याकरण है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर या शब्दानुशासन? अपभ्रंश का व्याकरण है शब्दानुशासन। इसे हेमचंद्र ने लिखा है और इसका दूसरा नाम हेमचंद्र शब्दानुशासन भी है। अगला प्रश्न है, वियोगात्मक भाषा है, अपभ्रंश है वियोगात्मक भाषा, संस्कृत है वियोगात्मक भाषा, हिंदी है वियोगात्मक भाषा या प्राकृत है वियोगात्मक भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी वियोगात्मक भाषा है, क्योंकि अन्य बहुत सारे भाषाओं का इसमें समावेश हुआ है, इसलिए यह वियोगात्मक भाषा है। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से, कैकरा से, व्राचड़ से या मागधी से? इस प्रश्न का सही उत्तर है पैसाची अपभ्रंश से हुआ है लहंदा भाषा का विकास। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? अपभ्रंश का पहला कवि है विद्यापति, चंद्र बरदाई, स्वयंभू या रोड़ा? अपभ्रंश का पहला कवि है स्वयंभू। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अमीर खुसरो, रोड़ा, हेमचंद्र या चंद बरदाई? अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किए हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का शब्दानुशासन है। प्रश्न 12 पर आते हैं। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा, पैसाची भाषा, गुजराती भाषा या अपभ्रंश भाषा? दोस्तों, सिद्धों की भाषा थी अपभ्रंश, और इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। इसे 2 लोगों ने बताया, संध्या भाषा नाम दिया है, अद्वैवज्र और मुनिजिन विजय ने।
अगला प्रश्न है, हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, अमीर खुसरो ने कहा, विद्यापति ने कहा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? लल्लू लाल, भारतेंदु, इंशाअल्लाह खां या अमीर खुसरो? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय दिया है लल्लू लाल को। अगला प्रश्न है, हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है श्याम सुंदर दास ने, आचार्य शुक्ल ने, किशोरी दास वाजपेयी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी। दोस्तों, एक प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि पंचमाक्षर को वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में किसने सुझाव दिया है लिखने के लिए? अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या मानी गई है 11, 12, 9 या 13? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गालिब, ख्वाजा बंदा निवाज गेसु दराज, खुसरो या निजामी? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक थे ख्वाजा बंदा निवाज गेसु दराज। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक हैं जयानक, करकंड मुनि, सौंदरानंद या वररुचि? प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक हैं वररुचि। इनका दूसरा नाम अगला है, देवनागरी लिपि क्या है? अवैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है, सुधारात्मक लिपि है और वर्गीकृत लिपि है? अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि क्या है? अवैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिक लिपि, सुधारात्मक लिपि या वर्गीकृत लिपि? इस प्रश्न का सही उत्तर है वैज्ञानिक लिपि है। यह लिपि कंठ से शुरू होती है और ओष्ठ पर आकर समाप्त होती है और इसके लिए हर एक वर्ण के लिए अलग अलग ध्वनियाँ नियुक्त की गई हैं। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। मैथिली, विद्यापति, बिहारी, ब्रजभाषा, तुलसी, अवधी, केशव, खड़ी बोली। मैथिली, विद्यापति ये भी सही है, बिहारी ब्रजभाषा में लिखे हैं ये भी सही है, तुलसीदास ने रामचरितमानस और अन्य रचनाएं भी किए हैं अवधी में, केशव ब्रजभाषा में लिखे हैं ना कि खड़ी बोली में, अतः इसका केशव खड़ी बोली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण, 52 वर्ण, 60 वर्ण या 57 वर्ण हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 52 वर्ण हैं देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है दंतोष्ठ, दंत्य, कंठोष्ठ या ग्रीवा ध्वनि? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है ग्रीवा ध्वनि। दंतोष्ठ भी होता है, दंत्य भी होता है, कंठोष्ठ भी होता है, ग्रीवा ध्वनि नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीएस कृपालंकर, बीजी खेर, महात्मा गांधी या जीबी पंत? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षा थी इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, पैरीन नहन या विजय लक्ष्मी? एक बार फिर से सुन लीजिए। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षा थी इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, पैरीन नहन या विजय लक्ष्मी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
पैरीन नहन। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? 4 उपभाषा एवं 17 बोलियां, 5 उपभाषा एवं 18 बोलियां, 5 उपभाषा एवं 8 बोलियां या 3 उपभाषा एवं 8 बोलियां? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 उपभाषा एवं 18 बोलियां। असंगत बताइए। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। इसमें बताना है कि कौन सा असंगत है या बेमेल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। यह प्रश्न का उत्तर असंगत है क्योंकि ब्रजभाषा का दिल्ली केंद्र का खड़ी बोली है। दिल्ली, मेरठ ये सारे क्षेत्र खड़ी बोली में आते हैं। असत्य बताएं। बुंदेली का क्षेत्र झांसी है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। हरियाणवी एक नाम बांगरू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी है, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, यह भी सही है। और हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, यह भी सत्य है। इसमें असत्य है, विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं हैं, बल्कि ये मैथिली के और अवहट्ट के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारोपी भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया, किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया, धीरेन्द्र वर्मा ने दिया, श्याम सुंदर दास ने दिया या यास्पर्न ने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारोपी भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक नाम दिया है मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है, भारोपी भाषा परिवार के 2 वर्ग केंतुम और सतम के जन्मदाता हैं, आस्कोली, मार्क्स, भोलानाथ तिवारी या पापुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है आस्कोली। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि असंगत बताइए। असंगत देखते हैं हम लोग क्या असंगत है, कौन सा ऑप्शन? मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, बघेली और ब्रजभाषा खड़ी बोली। आप लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, क्योंकि भोजपुरी मैथिली ये उसमें आती हैं, अर्धमागधी से निकली हुई हैं बोलियां। सॉरी, अर्धमागधी से नहीं है, ये मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। और अवधी बघेली ये पूर्वी हिंदी में आती हैं और ब्रजभाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? कोंकणी, रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? कोंकणी, रेखता, हिंदुस्तानी या उर्दू? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोंकणी हिंदी का रूप नहीं है। रेखता, हिंदुस्तानी और उर्दू ये सारे हिंदी में मिश्रित हैं। सतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? 700, साई, 100, 70? सतम और केतुम 100 संख्या के वाचक हैं। अगला प्रश्न आते हैं, नेपाली की लिपि है कैथी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी? नेपाली की लिपि है, सही उत्तर होगा देवनागरी। इसी को मिलाकर 18 बोलियां आती हैं हिंदी की। नेपाली को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत भाषा का अर्थ है प्राकृतिक, असभ्य समाज की भाषा, गांव की भाषा या संस्कृत के बाद की भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा का अर्थ है संस्कृत के बाद की भाषा। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं किशोरी दास, श्याम सुंदर दास, जसुआ कैटलर या सुनीत कुमार चटर्जी?
भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं सुनीत कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? गढ़वाली, अवधी, बांगरू या छत्तीसगढ़ी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवधी। बहराइच और सुल्तानपुर अवधी क्षेत्र में आते हैं या अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है। डिंगल भाषा का अर्थ है ब्रजभाषा, असाहित्यिक भाषा, अपभ्रंश के युग से बनी शुद्ध राजस्थानी या मिश्रित अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिंगल भाषा का। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के युग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा व्याकरणबद्ध होती है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है। इसमें असत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाषा समाज निरपेक्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी, दक्षिण नागरी, नंदी नागरी या पर्वत नागरी? प्रश्न संख्या 39 है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंदी नागरी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब हुआ था? ईसा जन्म के 100 वर्ष बाद तक, ईसा पूर्व द्वितीय सदी के प्रथम सदी तक, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष बाद तक और ईसा प्रथम से 600 वर्ष बाद तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 350 वर्ष बाद तक। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? इसे खरोष्ठी लिपि कहते थे। इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी, नागर से उत्पत्ति थी या एक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक ध्वनि के लिए एक वर्ण का प्रयोग होता था, यानी एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, पाली को कहा जाता है रोमन, फारसी, उर्दू या प्रथम प्राकृत? पाली को कहा जाता है, इसका सही उत्तर है प्रथम प्राकृत। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं और बौद्ध धर्म ग्रंथों को भी पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े को छांटिए। पाहुड़ दोहा राम सिंह, वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, शब्दानुशासन हेमचंद्र, कीर्तिलता विद्यापति? पाहुड़ दोहा राम सिंह, ये सही है। शब्दानुशासन हेमचंद्र का है, ये भी सही है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, ये भी सही है। वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, यह जोड़ा गलत है। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है अलंकारों की बहुलता, संस्कृत का गहरा प्रभाव, उच्चारण में आसानी या वर्णों में द्वित्व प्रवृत्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है, यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता वाली है, इसकी लिपि देवनागरी है या इसकी शब्द संपदा बड़ी है? राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में गलत कथन कौन सा है, आइए देखते हैं। यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है, यह इसका कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या हिंदी जनभाषा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है
हिंदी राजभाषा है? अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या पटौदी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, उच्चारित अंगों का, विविध अंगों का या ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा विज्ञान में भाषा के विविध अंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तोताराम, मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? इस प्रश्न का सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? विकृत भाषा, टकसाली भाषा, कौरवी भाषा या परिमार्जित भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा भी कहा है। राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? लल्लूलाल, राधा कृष्णदास, राजेंद्र प्रसाद या प्रेमचंद्र? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राय कृष्णदास, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और या प्रेमचंद? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि का संबंध पाली से मानने वाले प्रथम विद्वान हैं? अवधि का संबंध पाली से मानने वाले प्रथम विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराम सक्सेना, ग्रियर्सन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का सही अमीर खुसरो ऑप्शन में है, सूरदास, तुलसीदास या जायसी? प्रश्न का सही उत्तर होगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी एक बहुत ही विख्यात रचना है सुविख्यात पद्मावत। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है? दोस्तों माफ करिएगा, एक प्रश्न मैंने गलत उत्तर बता दिया। अवधि शब्द का, प्रश्न संख्या 54 है, अवधि शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसे अमीर खुसरो ने किया था। इसका का सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। आते हैं अब अंतिम प्रश्न पर, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली या हिंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृत। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग ऐसे ही देखते रहे तो मैं जो है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाऊंगी। और सोच रही हूँ कल आप लोगों के लिए आलोचना पर वीडियो बनाती हूँ, और जो बहुत ही याद करने में कठिनाई महसूस होता है, और ऐसे बना देंगे कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।